हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो है 9 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट जो कि 20 मार्क्स का तैयार किया है, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी आती है वो भी 20 मार्क्स की ही पूछी जाती है और उसमें आपके हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से दोनों मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, अब जो हमने कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम देखा तो उसमें जो पेपर का हिंदी वाला पोर्शन था वो भी अब टफ बनने लगा है। जबकि हमने जो पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, तो इस तरह के एग्ज़ाम देखे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो हिंदी में 20 में से 20 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी जो है हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों का ही लेवल जो है थोड़ा सा अप कर दिया गया है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है हिंदी के MCQs को सॉल्व करने की। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। हो सकता है आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में इसी 20 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की नहीं है पूछा है। देखो, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और बुंदेली, ये सभी क्या है, पश्चिमी हिंदी की ही आपकी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। लेकिन जो बघेली है, बघेली क्या है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि पूर्वी हिंदी को आपको कैसे पहचानना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है A, B और C। ABC याद रखना है आपको। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो देखिए, यहाँ पर B फॉर बघेली दिया था, इसीलिए ये पूर्वी हिंदी की बोली हो गई। चलिए, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर में बोली जाने वाली बोली जो है वो बुंदेली बोली होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को हमें चिन्हित करना है। तद्भव और तत्सम का जोड़ा हमें बनाना है। तद्भव आपको पता ही है, ऐसे वर्ड जो संस्कृत से हिंदी में थोड़े से कन्वर्ट होके बोले जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। और तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी जैसे बोले जाते हैं वैसे ही सेम आपके हिंदी में भी बोले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा धुआं और धूम्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आपके रॉन्ग हैं। धुआं और धूम्र क्यों होगा? तो देखिए, पहले उन्होंने बोला था तद्भव होना चाहिए, तो धुआं, धुआं एक हिंदी का वर्ड हम यूज़ करते हैं और संस्कृत में इस वर्ड को क्या यूज़ करते हैं, धूम्र करते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी धुआं थोड़ी बोलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है पूछा है हमसे, यानी कि संस्कृत का वर्ड यहाँ पर आपको छांटना है। तो देखिए, खीर, अमेय और कोक, ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं जो कि हम हिंदी में यूज़ करते हैं। लेकिन नासिका एक ऐसा शब्द है जिसका मीन्स होता है नाक, और हिंदी में नासिका को क्या कहा जाता है, नाक कहा जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमेय जो है ये भी संस्कृत का वर्ड है, तो ऐसा नहीं है। जो अमेय है ना, अमेय, तो ये आपका तद्भव शब्द है। किस चीज़ का तद्भव है ये अमृत का तद्भव है। ठीक है, संस्कृत में अमृत कहा जाता है और तद्भव, अमृत का तद्भव जो है वो अमीय है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए, अंत में जोड़ा जाता है यानी कि प्रत्यय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि धातु या शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रख्यात वर्ड हमें दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो प्रख्यात का जो बिल्कुल उपसर्ग होगा राइट। तो देखिए कैसे छाटने होते हैं, इसकी थोड़ी सी संधि कर देनी होती है, प्रोधन ख्यात बन जाएगा। अब जो पीछे वाला मूल शब्द होता है उसका हमें मीन्स देखना होता है कि क्या वो एक सार्थक शब्द बन रहा है। तो हाँ, ख्यात जो है एक सार्थक शब्द बन रहा है, तो आगे जो प्र लगा है वो क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे पूछा है, निर्वासित एक शब्द हमें दिया गया है, इसमें हमसे प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो इस बार हमें क्या करनी होगी, इसकी संधि करनी होगी। तो देखिए इस तरह से इसकी संधि होगी, निर्वास धन इत। तो इस तरह से निर्वास धन इत बनाकर निर्वासित बना, तो हमारा जो आगे का वर्ड है वो सार्थक शब्द है और जो पीछे प्रत्यय लगा है तो वो है
इत। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनुज शब्द हमको दिया गया है, हमें बताना है कि अनुज से हमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, अनुज का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है, पहले अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अब देखो इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, अनुजा कर देंगे। अगर हम अनुज में आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या होता है अनुजा बन जाता है। ठीक है, तो अनुजा हमारा आ प्रत्यय जोड़ने पर बन रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना, तो कठिन परिश्रम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा है कि भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है। तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए, भूरे बालों की सी कतरन। तो यहाँ पर की सी कतरन आया है, यानी कि भूरे बालों की तुलना और कतरन की तुलना आपस में की जा रही है, और जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा। प्रबल का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, दुर्बल, सॉरी निर्मल, निर्बल इसका विलोम शब्द होगा। प्रबल का डायरेक्ट क्या होगा, निर्बल होगा, इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिन को अगर हम दिवस से मैच कराते हैं तो हम ग्रह को किससे मैच कराएंगे। तो दिन का अगर हम दिवस बना रहे हैं तो ग्रह का हम क्या बनाएंगे, सदन बनाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदन। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है एशा का पर्यायवाची है। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए एशा का पर्यायवाची क्या हो सकता है, दुश्मनी, प्यार, इच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एशा का पर्यायवाची शब्द इच्छा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है, रेखांकित पद कैसा है, यानी कि इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, भाववाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, या फिर ये अव्यय है। तो देखिए इस पर रेखांकित पद पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है रेखा लगाई नहीं है, तो वो रेखा आपकी ईमानदारी के नीचे लगी हुई है, यानी कि हमें बताना है कि ईमानदारी कैसा पद है, गुणवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या फिर ये अव्यय है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो देखिए ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन और इस तरह की चीज़ें, भूख, प्यास, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, सब भाव होती है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का इमोशन होता है, तो इमोशन वाले भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है छादन का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। छादन का विलोम शब्द बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाशन। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17, वह काम करो जिसमें फ़ायदा हो। अब ऐसा काम करना है जिसमें फ़ायदा हो, वाक्य में कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो उपवाक्य क्या होते हैं, जो मूल वाक्य के बाद बोले जाते हैं। जैसे कि इसमें 2 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, एक तो है वह काम करो और दूसरा है जिसमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो उपवाक्य है हमारे पास जिसमें फ़ायदा हो। इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य ये है, यानी कि कौन सा उपवाक्य इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर इसका देख लीजिए, विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा जिसमें का यूज़ होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि जिसमें यानी कि जो, ऐसा करो जिससे फ़ायदा हो, वह करो जो तुम्हें फ़ायदा दे, जो, जिसमें, इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो विशेषण में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस तरह से होगा, अगर यहाँ पे की होता कि माँ ने कहा कि ऐसा काम करो। ठीक है, अगर की आता, किसी की बात होती है, किसी का कहना आता है, तो वहाँ पर संज्ञा का यूज़ होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गिरीश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो संधि से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गिरीश। तो गिरीश में आप देख लीजिए, बीच में आपके अगर आप इसके संधि करोगे तो गिरधन ईश होगा, गिरधन ईश, गिरिधन ईश होगा। तो ई और ई आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ई ही बनाते हैं। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी है गिरीश,
तो जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि यहाँ पर उपयोग में होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के द्वारा रोया जा रहा था, ये वाच्य कौन सा है। आप सभी को पता होगा 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है बच्चों के द्वारा क्यों रोया जा रहा था, तो इसमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है इस सेंटेंस में, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाँव में सनीचर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक जगह पर स्थिर रहना, बुरा समय आना, हार कर भाग जाना या एक जगह स्थिर न रहना। तो पाँव में सनीचर होना का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर न होना, यानी कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, चंचल टाइप के होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कि इनके पाँव में सनीचर है। ठीक है, एक जगह पर स्थिर कभी नहीं वो रहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमारे हो गए हिंदी के 20 MCQs कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।